हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परम क्लास। आज हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे और इसमें हम कवर करने वाले हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन और ब्रैग्स डिफ्रैक्शन के बारे में। एक्सरे डिफ्रैक्शन के अंदर क्या होता है, जब हम एक एक्सरे फॉल कराते हैं क्रिस्टल के ऊपर तो वो डिफ्रैक्ट होता है। इसी तरीके से अगर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर हम विजिबल लाइट फॉल करा रहे हैं तो वो क्या होगा, डिफ्रैक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे टर्म आती है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का मतलब क्या होता है, जब हम बहुत सारी स्लिट्स लेते हैं और उन स्लिट्स को हम पैरेलली रखते हैं और सभी का जो सेपरेशन डिस्टेंस है और विड्थ है वो क्या होगी, इक्वल होगी, उसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ठीक है, अब ये जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले लोए ने दिया था इन 1912। उसके बाद दो साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसको टेस्ट किया और डेमोस्ट्रेट किया। उन्होंने डेमोस्ट्रेशन के अंदर दिखाया कि अगर हम एक एक्सरे बीम को एक सिंगल क्रिस्टल से पास कराते हैं तो वो बीम जो है वो डिफ्रैक्ट हो जाएगी नंबर ऑफ बीम्स के अंदर या फिर कलेक्शन ऑफ बीम्स के अंदर। वहाँ पे जो दो साइंटिस्ट थे उनका नाम था फ्रीड्रिच एंड नीपिक साइंटिस्ट। जब हम एक इलेक्ट्रॉन को एक एटम के ऊपर फॉल कराते हैं और वो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट के साथ फॉल हो रहा है तो वहाँ पे जो रेडिएशंस हैं उनके ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगेगा और वो हार्मोनिक वाइब्रेशन के अंदर वाइब्रेट करेंगे। तो जो इंसिडेंट रे है और जो एक्सेलेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होगी, इक्वल होगी। क्यों? बिकॉज ऑफ एक्सेलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वहाँ पे जो इमिट रेडिएशंस हैं उनकी वेवलेंथ सभी डायरेक्शन के अंदर सेम रहेगी। एक्सरे रेडिएशंस का यूज़ किया जाता है डिफ्रैक्शन के अंदर। यहाँ पे हम सेम ऑर्डर की वेवलेंथ लेते हैं और मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहता है एटॉमिक डायमीटर का। ये नेसेसरी कंडीशन है फॉर द डिफ्रैक्शन पैटर्न। अब इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे कि क्या उसके लिए हम वेवलेंथ यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एक्सरे वेव को एक्सेलेट करा रहे हैं थ्रू द इलेक्ट्रॉन के साथ और उसकी पोटेंशियल हमने यहाँ पे v कंसीडर की है तो उसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। देखो एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पे हम ई वी फॉर्म में लिखेंगे, ये वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। एनर्जी के लिए हम यूज़ करते हैं एच न्यू। जब न्यू को आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, एच सी अपॉन लैम्डा। ये वाली चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ के अंदर। अगर आप लैम्डा की वैल्यू निकाल रहे हो तो यहाँ से आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एच सी और ई वी इधर आ जाएगा। इन दोनों को हमने इंटरचेंज कर दिया, ई वी। ये टर्म हमारे पास फॉर्म हो गई। एच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लैंक कांस्टेंट को। इसके लिए वैल्यू यूज़ करेंगे 6.62 इंटू 10⁻⁻34। एंड सी यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, इसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁻8। ई के लिए हम यूज़ करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और मान लो हम यहाँ पे जो पोटेंशियल लेके चल रहे हैं वो कितना है, 10 किलो वोल्ट है। ठीक है, ये हमने कंसीडर कर लिया है। तो 10 किलो वोल्ट जब आप यहाँ रख रहे हो, 10 किलो को चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 10⁻3। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद 1.24 एटॉमिक स्पेस आ जाएगा। तो इसका मतलब जो वेवलेंथ है इनर एटॉमिक स्पेस क्रिस्टल की वो इसके कंपेरेबल होगी। जब हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं NaCl स्ट्रक्चर का तो उसका जो वेवलेंथ होती है, एटॉमिक स्पेस होती है, वो हम क्या यूज़ करते हैं, 2.8 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये आपको एक्सरे डिफ्रैक्शन के अंदर लिखना है। ठीक है, अब देखो जो कंडीशन है डिफ्रैक्शन ऑफ क्रिस्टल की, उसके अंदर हम दो कंडीशन लेके चलते हैं। फर्स्ट कंडीशन के अंदर हम लेते हैं बाय ब्रैग्स कंडीशन और सेकंड कंडीशन हम यहाँ पे लेके चलते हैं लोए कंडीशन। इसके बाद आगे हम स्टडी करेंगे एक्सरे डिफ्रैक्शन के 3 अलग अलग मेथड। ठीक है, अभी हम समझेंगे ब्रैग्स डिफ्रैक्शन। देखो ब्रैग डिफ्रैक्शन समझने के लिए यहाँ पे हमने एटम्स लिए हैं और सभी एटम को हम इक्वली स्पेस करेंगे। ये हमारा फर्स्ट ओरिजिन है, देन उसके बाद सेकंड। इसी तरीके से हमने यहाँ पे 3 स्पेस ले लिए, इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे 1 2 3 से। यहाँ पे हम पैरेलल प्लेन्स के ऊपर एक लाइट जो है वो इंसिडेंट कराएंगे। जब हम इंसिडेंट करा रहे हैं, फर्स्ट हमने यहाँ पे लिया कि जो फर्स्ट वेव है वो इसके ऊपर फॉल कर रही है, इस एटम के ऊपर, और इंसिडेंट वेव है तो वो इस पैटर्न के अंदर ट्रैवल करेगी। सेकंड हमने लिया कि जो सेकंड वेव है वो फॉल कर रही है इसके ऊपर। ठीक है, ये फर्स्ट वेव हो जाएगी, ये सेकंड हो जाएगी, उसका वेरिएशन जो है वो कुछ इस तरीके से होगा। अब ये पॉइंट, इसको हम ले रहे हैं ए पॉइंट और इसको हमने कंसिडर कर लिया है बी पॉइंट। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा
होगा इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डी से, और डी जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव प्लेन, इन प्लेन्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जब ये इंसिडेंट रे इस एटम के ऊपर फॉल हो रही है तो ये यहाँ से डिफ्रैक्ट होगी, ठीक है, और जब ये रे डिफ्रैक्ट हो रही है तो डिफ्रैक्ट होने के बाद यहाँ पे जो हमें रे मिल रही है फर्स्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे, और सेकंड से हमें यहाँ पे मिल जाएगी सेकंड, इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड एक्सरे बीम। एक्सरे बीम हम यहाँ पे फॉल करा रहे हैं, और एक्सरे बीम जो है वो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट के अंदर आती है थीटा एंगल के ऊपर, उसको हम ग्लेंस करा रहे हैं। अगर मान लो इनको हम ज्वाइन करा देते हैं तो यहाँ पे ये एंगल बनाएगी एक, इस एंगल को हम क्या ले रहे हैं, थीटा। इसी तरीके से जब ये रिफ्रैक्ट हो रही है तो यहाँ पे एक एंगल बना रही है जिसको हम क्या बोलेंगे, थीटा एंगल। अब इसको हम इंसिडेंस करा रहे हैं इस थीटा एंगल के ऊपर, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लेंसिंग एंगल। ग्लेंसिंग एंगल क्या होता है, जो इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल के बीच का एंगल को मेज़र करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लेंसिंग एंगल। अब ये दोनों रेज जो हैं वो पैरेलली यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो रही हैं। अब देखो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ज्वाइन करा देंगे और इसको हमने यहाँ पे ज्वाइन करा दिया है। ये वाला जो एंगल यहाँ पे फॉर्म होगा वो थीटा होगा, इस एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हमने नाम दे दिया m और इसको हम नाम दे रहे हैं यहाँ पे n। अगर हम ये वाली साइड निकालते हैं, ये जो साइड है वो हमारे पास क्या है, d। अगर हम ये साइड निकालते हैं तो ये साइड जो है वो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, d साइन थीटा। हम यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। साइन जो है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसके इक्वल लेते हैं। यहाँ पे ये थीटा एंगल बना रहा है तो ये जो साइड है ये क्या होगी, परपेंडिकुलर हो गई, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल्स टू बी एन अपॉन ए बी। बी एन की वैल्यू हमें निकालनी है, ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, डी। तो बी एन की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, डी साइन थीटा। इस तरीके से हमने ये वैल्यू यहाँ पे लिखी है। अगर ऐसे ही हम एम बी की वैल्यू निकालते हैं तो वो वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एम बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बी एन, और इनकी वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आ गई है यहाँ पे, ए बी साइन थीटा। ए बी किसके इक्वल है यहाँ पे, डी के इक्वल है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी साइन थीटा की फॉर्म में। अगर हम पाथ डिफरेंस निकाल रहे हैं बिटवीन टू रिफ्रैक्टेड बीम्स, तो दो रिफ्रैक्टेड बीम्स के अंदर ये पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हम इन दोनों टर्म्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको लिखना है पाथ डिफरेंस between two reflected beam, यहाँ पे आ जाएगा एम बी, ये पाथ डिफरेंस है, प्लस बी एन, इसकी वैल्यू क्या है, डी साइन थीटा, और जो बी एन है इसकी वैल्यू भी क्या आई है, डी साइन थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2d साइन थीटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, टोटल पाथ डिफरेंस, ठीक है। अब ये जो पाथ डिफरेंस है वो किसके इक्वल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ के इसको इक्वल लेके चलेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एन लैम्डा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा की फॉर्म में। एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे नंबर को। अगर हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव वाली कंडीशन यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्टिव रिफ्लेक्शन, जिसके अंदर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, तो उसको हम इस तरीके से लिख देंगे, 2d साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ब्रैग्स लॉ को रिप्रेजेंट करेगा। n एक इंटीजर नंबर है, n की वैल्यू हम यहाँ पे 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, जिस भी ऑर्डर के लिए आप इसको डिराइव कर रहे हो वही ऑर्डर हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो टर्म आई है वो d, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर इसी को हम मिलर इंडिसेस प्लेन की टर्म के अंदर डिराइव करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो देखो क्या आएगी, एन लैम्डा को हमने एज इट इज़ रखा, 2 को हमने एज इट इज़ रखा, डी को हम मिलर इंडिसेस में ले रहे हैं। तो मिलर इंडिसेस के अंदर जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस था, सेपरेशन था, वो क्या था, ए स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। क्यूबिक सिस्टम के अंदर हमने यही डिराइव किया था, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ये टर्म हमारे पास यहाँ पे
फॉर्म हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर के लिए ले रहे हैं n की वैल्यू 1, तो यहाँ इसको हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे और यहाँ से हम साइन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप बोथ साइड स्क्वायर कर रहे हो तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर, देन उसके बाद उस टर्म का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4a स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अगर हमें यहाँ एंगल निकालना है तो साइन स्क्वायर थीटा के लिए यहाँ पे हमारे पास टर्म फॉर्म हो जाएगी लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये हमारे पास किस में आ गया है, इन टर्म ऑफ मिलर इंडिसेस। ठीक है, नेक्स्ट हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझना है कि एक्स-रे डिफ्रैक्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। फर्स्ट यहाँ पे जो हम स्पेस लैटिस यूज़ करते हैं वो हमारी पीरियोडिसिटी के अंदर होती है, सबके इक्वल अंदर जो होता है वो इक्वल डिस्टेंस होता है, अरेंजमेंट जो है वो प्रॉपर होगा। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, जो कंपोजिशन होता है रिलेटिव इंटेंसिटी का एन ऑर्डर के बीच में, वहाँ पे हम पैरेलल सेट्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ये क्या कह रहा है कि जब ब्रैग्स डिफ्रैक्शन फिनोमिना होता है तो उस टाइम पे जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, लेस देन इक्वल्स टू 2d। क्यों, क्योंकि जो विजिबल लाइट है, विजिबल वेवलेंथ है, उसके ऊपर डिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम कैसी लाइट यूज़ करते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर सेम ऑर्डर इन स्पेसिंग अगर थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो वेवलेंथ जो है वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर हम गामा रेज के लिए ग्लेंसिंग एंगल लेते हैं तो वहाँ पे हम डिफ्रैक्शन पैटर्न को स्टडी कर सकते हैं बाय यूजिंग गामा रेज। ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।